हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम क्लास नाइन्थ का आज हम लोग क्लास नाइन्थ का 125 क्वेश्चन करेंगे। 125 क्वेश्चन, इसलिए आप लोग छोड़कर वीडियो जाइएगा नहीं। हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने क्या नज़र आ रहा है, ध्यान से देखना बुआ। पहला सवाल आपके सामने कहा गया जा रहा है कि एडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। एडीपी का पूरा रूप क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या एडिनोसिन डाई यहाँ फोटोन लिखल है बुआ, यहाँ लिखल है फॉस्फेट या एडिनोसिन डाई फिनाइल या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पहला का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने लिखल है एटीपी का पूरा नाम क्या है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन डाइफोटोन या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडिनोसिन डाइफिनाइल या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन, देखो यहाँ ट्राई है बुआ, यहाँ ट्राइफॉस्फेट याद रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। डीएनए का पूरा नाम होता है वो डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड याद रखना हुआ। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें पेंटोज शर्करा पाई जाती है जिसमें कार्बन की संख्या होता है 5। कार्बन की संख्या कितना होता है? 5 होता है। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं बुआ, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। 5 नंबर सवाल है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिपिड का, प्रोटीन का, सेलुलोज का या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना हुआ, यहाँ होना चाहिए था पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर होता हुआ सी सेलुलोज का। याद रखना हुआ, यहाँ लिखना चाहिए था पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बाबू सेलुलोज का बना होता है। अगला सवाल कहता है कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? यहाँ सवाल है कोशिका झिल्ली लिपिड का कि प्रोटीन का कि सेलुलोज का कि ए और बी दोनों, अर्थात लिपिड और प्रोटीन दोनों। तो आपने बुआ सही सुना, इसका सही आंसर जो होने वाला है वह लिपिड और प्रोटीन दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कोशिका झिल्ली लिपिड की भी बनी होती है और कोशिका झिल्ली प्रोटीन की भी बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ डी। जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सवाल क्या है, जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका या गोल्जी उपकरण या केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहा जाता है वह, याद रखना, कोशिका कहा जाता है। जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं वह? कोशिका कहते हैं। कोशिका का सबसे पहले खोज हुआ था वह 1665 ईस्वी में। सबसे पहले कब हुआ था कोशिका का खोज? तो कोशिका का खोज सबसे पहले हुआ था 1665 ईस्वी में और करने वाले व्यक्ति का नाम था वह रॉबर्ट हुक। करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। लेकिन यह कोशिका कैसी थी बाबू? यह कोशिका मृत थी। अगला सवाल आते हैं, अगर जीवित कोशिका का अगर आपसे सवाल पूछ दे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो वो किए थे वह एंटोनी वान ल्यूवेनहोयक। याद रखना, बड़ा नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहोयक। कब? 1674 ईस्वी में। एंटोनी वान ल्यूवेनहोयक ने किए थे 1674 ईस्वी में किए थे। अगला सवाल है जीवाणु तथा प्रोटोजोआ का खोज किसने किया था? जीवाणु तथा प्रोटोजोआ का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ल्यूवेनहोयक, ल्यूवेनहोयक का मतलब होता है एंटोनी वान ल्यूवेनहोयक। तो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, बी हो जाएगा। एंटोनी वान ल्यूवेनहोयक ने जीवाणु का खोज किया था और प्रोटोजोआ का ही खोज किए थे। केंद्रक या न्यूक्लियस, क्या कहता है, केंद्रक या न्यूक्लियस का खोज किसने किया? केंद्रक या न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था वह? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक या न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला नंबर 10 नंबर सवाल में लिखता है कि फूलों तथा बीजों को अलग अलग रंग कौन प्रदान करता है? फूलों तथा बीजों को अलग अलग रंग कौन प्रदान करता है? वर्णिल लवक करता है, अवर्णिल लवक करता है कि हरित लवक करता है कि इनमें से सभी करता है? तो फूलों और बीजों को जो रंग प्रदान करता है बुआ, वो करता है अवर्णिल लवक। लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लेना बुआ, इस पर कन्फर्म नहीं है, वर्णिल लवक भी ऑप्शन हो सकता है। तो इस बार एक बार देख लीजिएगा, 10 नंबर का ऑप्शन को बुआ चेक कर लीजिएगा एक बार। 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल था आनुवांशिक पदार्थ लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाता है कौन? आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन ले जाता है?
आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन ले जाता है? आरएनए ले जाता है कि डीएनए ले जाता है कि गुणसूत्र ले जाता है कि इनमें से कोई नहीं? तो वो आंसर नंबर बी याद रखना, कौन ले जाता है? तो डीएनए ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 12 नंबर सवाल में लिखता है कि माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका का खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, लीवेनहोएक ने किया था, पुरकिंजे ने किया था कि आल्टनमेन ने किया था? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आल्टमेन ने किया था। कब किया था? सॉरी, आल्टनमेन ने किया था। कब किया था यह हमें याद नहीं बाबू। तो माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका का खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को ही हिंदी में कहते हैं वह सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलते हैं वो 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल आपके सामने नजर आ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो होता है ना वो किस रूप में जमा होता है? तो याद रखना बुआ, एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में जमा होता है। 13 के बाद आते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल क्या कहता है? 14 नंबर सवाल 14 नंबर सवाल में लिखता है, क्या लिखता है 14 नंबर सवाल में? कि पेड़ पौधों में भोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में जमा रहता है? पेड़ पौधों में भोजन का मतलब कार्बोहाइड्रेट। पेड़ पौधों में भोजन का मतलब कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा होता है? तो याद रखना बुआ, जमा होता है मंड या स्टार्च के रूप में। लेकिन अगर पूछा जाए कि बनता है किस रूप में, तो याद रखना बुआ, बनता है ग्लूकोज के रूप में। बनता है किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। जमा होता है किस रूप में? तो मंड बुआ या स्टार्च के रूप में। पर सवाल अगर आ जाए कि परिवहन किस रूप में करता है, परिवहन किस रूप में करता है, तो याद रखना बुआ, परिवहन करता है वह सुक्रोज के रूप में। किस रूप में परिवहन करता है? सुक्रोज के रूप में परिवहन करता है। अगला, हड्डियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? हड्डियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? एपिथेलियम की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एरिथ्रोसाइट पाया जाता है, या लिम्फोसाइट पाया जाता है, या ओस्टियोसाइट्स पाया जाता है? तो याद रखना वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ओस्टियोसाइट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्या हमने कहा? सवाल को फिर से समझ बुआ। क्या हमने कहा कि हड्डियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो ओस्टियोसाइट्स पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल की ओर आते हैं। उदरपाथित पदार्थ क्या है? उदरपाथित पदार्थ क्या? उदरपाथित पदार्थ का मतलब होता है वह पदार्थ जो ठोस से सीधे बाबू बदल जाए कौची में? गैस में। सीधे बदल जाए गैस से। गैस से ठंडा करें तो सीधे कौची में आ जाएगा? ठोस में आ जाए। तो वैसे पदार्थों को कहा जाता है उदरपाथित पदार्थ। तो चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या होगा। नौसादर होगा कि आयोडीन होगा कि कपूर होगा कि सभी होगा? तो बाबू इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखना। उदरपाथित पदार्थ इनमें से सभी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 17 नंबर सवाल आपके सामने है कि किसी पिंड के विराम का जड़त्व का निर्धारण किस भौतिक राशि से होता है? किसी पिंड के विराम का जड़त्व का, पिंड का मतलब वस्तु के अगर हम जड़त्व का निर्धारण करना चाहते हैं तो किस भौतिक राशि से करते हैं? भार से, या आयतन से, या द्रव्यमान से, या बुआ घनत्व से? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ, याद रखना, द्रव्यमान। किससे बुआ? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, द्रव्यमान हो जाएगा। 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल में लिखता है कि ध्वनि एक तरंग है। ध्वनि एक तरंग है किसका? अनुदैर्घ्य का, अनुप्रस्थ का, कि दोनों का मिश्रण, कि कोई नहीं? तो ध्वनि जो एक तरंग है वो एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ध्वनि एक तरंग है, कैसा हुआ? अनुदैर्घ्य तरंग है। चलते हैं अगला सवाल। ध्वनि का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्वनि का जो चाल होता है वह सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ठोस में होता है कि द्रव में होता है कि गैस में होता है कि कोई नहीं? तो ध्वनि का चाल सबसे अधिक बाबू ठोस में होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल आपके सामने नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड हो जाए या डीएनए के अंग हो जाए, मतलब अंग मतलब छोटकी इकाई जो हो जाए, वो क्या होता है? तो जीन होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। डीएनए के क्रियात्मक खंड को वह जीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
21 नंबर सवाल में क्या आता है, जीवाणु का खोज किसने किया। तो पहले भी सवाल आ गया था हुआ कि जीवाणु का खोज किसने किया था, तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। जीवाणु का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। याद रखना कहाँ किया था, तो वर्षा की बूंदों में। कहाँ किए थे, वर्षा की बूंदों में किए थे। जीवाणु का खोज सबसे पहले वर्षा की बूंदों में किए थे हुआ। अगला, मृत कोशिका। मृत कोशिका का खोज किस पौधे से हुआ था। पहले बता दें मृत कोशिका का खोज किया किसने, तो 1665 में किए बाबू रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किए, लेकिन किस पौधे से किए थे, तो याद रखना ओक नाम का पौधा था। किस पौधा हुआ, ओक नाम का पौधा था, ऑप्शन नंबर बी। ओक नाम के पौधा में किस उत्तक से, तो बाबू याद रखना एक प्रकार का कॉर्क उत्तक पाया जाता है। कॉर्क उत्तक पाया जाता है जिसमें याद रखना बुआ मधुमक्खी के छत्ते की तरह था। उसका कैसा था, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, ये भी याद रखना बुआ। अगले सवाल, केंद्रक का खोज किसने किया। केंद्रक का खोज किसने किया था, तो केंद्रक का खोज किसने किया, पुरकिंजे ने, कि हैकल ने, कि रॉबर्ट हुक ने, कि रॉबर्ट ब्राउन ने। तो केंद्रक का जो खोज किया हुआ वो किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कब किए थे, तो 1831 ईस्वी में केंद्रक का खोज हुआ है, और किसने किया हुआ, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, जीव द्रव का खोज किसने किया। जीव द्रव को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। का खोज किसने किया था, पुरकिंजे ने, कि हैकल ने, कि रॉबर्ट हुक ने, कि रॉबर्ट ब्राउन ने। तो बाबू पुरकिंजे ने किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। लेकिन कब किया था, तो 1839 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1839 ईस्वी में कहते हैं। 24 के बाद 25 में कहा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। मानव शरीर की सबसे लंबी, अगर सबसे छोटी पूछा जाता कि मानव शरीर की सबसे छोटी हुआ, तो हम लोग कहते मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। और सबसे अगर बड़ी कहता मानव शरीर का, तो हम लोग मारते क्या बुआ, अंडाणु। लेकिन सवाल क्या कहा, सबसे लंबी, तो सबसे लंबी को ढूंढो बुआ। तो अंडाणु सबसे बड़ा हो गया, शुक्राणु सबसे छोटा हो गया, तो बुआ लंबा में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो मानव शरीर, देखो सवाल क्या है, मानव शरीर कह दिया बुआ, मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका, तो क्या मारेंगे, माइकोप्लाज्मा, जिसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है। वह विश्व में सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, मानव शरीर में सबसे छोटा शुक्राणु, सबसे बड़ा अंडाणु, सबसे लंबा तंत्रिका कोशिका। चलते हैं अगले सवाल। 25 सवाल हमने किया हुआ। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करो हुआ, ताकि लोगों को ये पता चले कि मिथुन सर के यहाँ ऑनलाइन भी क्लास कुछ न कुछ होता है हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या नज़र आ रहा है कि वैसी युक्ति जो ताक्षणिक चाल को मापता है उसे क्या कहते हैं। वैसी युक्ति जो ताक्षणिक चाल को मापता है उसे क्या कहते हैं, ओडोमीटर या स्पीडोमीटर या बैरोमीटर या नाइनोमीटर। तो ताक्षणिक चाल को मापता है, कौन मापता है, वो याद रखना स्पीडोमीटर मापता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल, किसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। चाल का, कि दूरी का, कि विस्थापन का, कि कोई नहीं। तो याद है बुआ विस्थापन का मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। 8.8, कि 7.8, कि 10.8, कि 9.8। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बुआ 9.8। क्या हो जाएगा, 9.8। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। याद रखना न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और बल का सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। अगला सवाल क्या आते हैं। एक अश्व शक्ति कितना के वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति 746, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। 29 के बाद अगर सवाल आते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर सवाल क्या कहता है, 30 नंबर सवाल आपके सामने है। क्या कहता है कि विस्थापन की दर क्या कहलाती है। विस्थापन की दर को बुआ हम लोग ना वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, किसका एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति सेकेंड होता है। किसका एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति सेकेंड होता है, वेग का, कि संवेग का,
कि आवेग का कि चाल का। तो किसका ये सही मात्रक बुआ किलोग्राम प्रति सेकेंड होता है? तो संवेग का ये सही मात्रक किलोग्राम प्रति सेकेंड होता है। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है? मोरारजी देसाई को, कि एम.एस. स्वामीनाथन को, कि पंडित नेहरू को, कि कोई नहीं? तो याद रखना, भारत में अगर पूछा जाए हरित क्रांति के जनक तो मारेंगे बी ऑप्शन, एम.एस. स्वामीनाथन को। लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है बुआ, तो याद रखना डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है विश्व में बुआ, पर भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलते हैं 33 सवाल। 33 सवाल आपके सामने है कि HIV वायरस से कौन सी बीमारी होती है? HIV वायरस से कौन सी बीमारी होती है? कालाजार, कि मलेरिया, कि सिफिलिस, कि एड्स? तो याद रखना, एड्स बीमारी होता है। HIV वायरस से कौन बीमारी होती है? एड्स बीमारी होती है। एक और वायरस याद रखना बुआ, रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस से भी कौन बीमारी होती है? तो याद रखना बुआ, एड्स। रेट्रो वायरस से कौन बीमारी होती है? एड्स। या HIV वायरस से कौन बीमारी होती है? एड्स। अगला देखते हैं सवाल, एक सवाल और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि जो मलेरिया जो बीमारी है ना, ये होता है बुआ प्लाज्मोडियम के कारण। किसके कारण होता है बुआ? प्लाज्मोडियम के कारण। मलेरिया बीमारी जो होती है वो होती है बुआ प्लाज्मोडियम के कारण। प्लाज्मोडियम, ये जो मलेरिया बीमारी है वो होता है प्लाज्मोडियम के कारण। इसका दूसरा नाम है मलेरिया परजीवी। क्या नाम है? मलेरिया परजीवी इसका दूसरा नाम, मलेरिया परजीवी इसका दूसरा नाम है। और यह जो प्लाज्मोडियम जो है या मलेरिया जो परजीवी है, ये कहाँ रहता है? तो याद रखना, एक मच्छर में पाया जाता है। उस मच्छर का नाम है बुआ मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन मच्छर? मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में पाया जाता है बुआ, याद रखना, प्लाज्मोडियम। कौन पाया जाता है? प्लाज्मोडियम पाया जाता है। केकर मच्छर में? मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में यही प्लाज्मोडियम पाया जाता है, जो शरीर में जाता है बुआ और जा करके एक बीमारी पैदा करता है। उस बीमारी का नाम को जी है मलेरिया, याद रखना। अगले सवाल को चलते हैं। चाल को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो चाल को मापने वाले यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। चाल नहीं बुआ, गलती हो गया, सॉरी। चाल को मापने वाले यंत्र को स्पीडोमीटर कहते हैं, जबकि दूरी को मापने वाले जो होता है ना, ओडोमीटर के माध्यम से हम लोग किसको मापते हैं बुआ? दूरी को मापते हैं। ओडोमीटर से हम लोग दूरी को मापते हैं, जबकि चाल को कौन बुआ? स्पीडोमीटर। अगला सवाल क्यों आते हैं? 35 नंबर सवाल में क्या लिखता है? समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, या आकर्षित करते हैं, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे झुनझुनों, बताओ बाबू, ये सवाल बहुत ईजी है कि आप इस सवाल का आंसर क्या बताइएगा कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो याद रखना बुआ, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। अब बताओ, अगर असमान आवेश रहेगा मेरे प्यारे झुनझुनों, तो बताओ असमान आवेश रहेगा तो क्या करिएगा? तो सर हम जानते हैं इसका क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा। शाबाश मेरे प्यारे झुनझुनों, क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा। चलते हैं वो अगले सवाल की ओर। पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ये भी तो बहुत ईजी सवाल है बुआ। बताओ बाबू, ये क्या है? पादप जगत का उभयचर किसको कहेंगे? टेरिडोफाइट को कहेंगे, कि ब्रायोफाइट को कहेंगे, कि थैलोफाइट को कहेंगे, कि कोई नहीं? तो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है बुआ किसको? ब्रायोफाइट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट को कहा जाता है। चलते हैं आगे बाबू, आगे बताइए अगला क्वेश्चन। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, कि क्षारीय, कि उदासीन, कि कोई नहीं? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति बाबू क्षारीय होता है, जिसका सूत्र होता है MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अगला सवाल आपके सामने है कि कौन मिट्टी से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है? तो याद रखना, ज से जल और ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम। तो जाइलम जो होता है
वह पतियों तक पहुंचाने का काम करता हुआ किसको, जल को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब सवाल आता है कि सर भोजन को कौन पहुंचाता है, तो भोजन को पहुंचाता है कौन हुआ, फ्लोएम। तो याद रखना भोजन का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। किस रूप में करता है बुआ, तो याद रखना बुआ सुक्रोज के रूप में करता है। किस रूप में करता है, सुक्रोज के रूप में करता है। अगला सवाल, सूचना को ग्रहण कौन करता है, साइटोन करता है कि डेंड्राइट्स करता है कि एक्सॉन करता है कि कोई नहीं करता है। तो सूचना को जो ग्रहण करता है वो डेंड्राइट्स करता है। सूचना को ग्रहण डेंड्राइट्स करता है अलग अलग प्रकार के संवेदी अंगों से। कहाँ से, अलग अलग प्रकार के संवेदी अंगों से, जैसे हो गया कान हो गया, जैसे नाक हो गया, जैसे जीभ हो जाएगा वो, त्वचा हो जाएगा, मतलब अलग अलग संवेदी अंगों से सूचना को डेंड्राइट्स क्या कर लेता है, वह ग्रहण कर लेता है। अगला सवाल, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन है, सतही क्षेत्रफल की ताप की आर्द्रता की सभी। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हुआ सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो 100 में अगर 0 में 273 तो 100 बढ़ाएंगे इधर तो 273 भी 100 बढ़ाना होगा तो 373। तो बताओ बुआ कि जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड, देखो सेंटीग्रेड लिखा है ना तो 100 डिग्री सेल्सियस मारेंगे, क्या मारेंगे, हमारा आंसर में हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर केल्विन में पूछेगा तो मारिएगा 373 केल्विन, क्या मारेगा 373 केल्विन मारना है बुआ। अगला सवाल, किसी ठोस का सीधे वाष्प में बदल जाना, ये सवाल पहले हो चुका था बुआ। ठोस को हमने गर्म किया, वो डायरेक्ट बदल गया वाष्प का मतलब गैस में। तो बताओ वो क्या होता है, वाष्पन होता है कि उबलना होता है कि संघनन होता है कि उदरपातन होता है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ उदरपातन। और उदरपातित पदार्थ में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कपूर को पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था बुआ नौसादर को पढ़ा था, फिर नैप्थलीन वाला गोली पढ़ा था, इत्यादि पदार्थ पढ़े थे। 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कितना केल्विन के बराबर होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। तो 0 में अगर हम 10 बढ़ाएंगे तो 10 इधर बढ़ा लो, तो 10 बढ़ाएंगे तो 3 8 2 मतलब 283 केल्विन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 283 केल्विन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बाबू। अगला सवाल, किस अवस्था में, क्या कहता क्वेश्चन कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है, ठोस में या द्रव में या गैस में या इनमें से कोई नहीं। तो अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम जो होती है वो गैस में होती है। कहाँ होती है, गैस में, ऑप्शन नंबर सी। ग्रहों के चमकने का मुख्य कारण क्या कहता है, ग्रहों के चमकने का क्या कारण है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या प्लाज्मा या दहन या इनमें से सभी। तो ग्रहों के चमकने का कारण है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या प्लाज्मा। एक बार इसको चेक कर लेना हुआ, प्लाज्मा या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, एक बार चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा हुआ। अगला सवाल आता है 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल में लिखता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो याद रखना चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 46 के बाद हम लोग आते हैं 47 क्वेश्चन पर। 47 क्वेश्चन में क्या लिखता है, लाइक करें बाबू, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते हैं आगे क्या कहानी है। 47 नंबर सवाल आपके सामने है। क्या है 47 नंबर सवाल में कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कौन है, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है बुआ कि अगर एक पदार्थ से B का निर्माण हो गया तो B से भी क्या बन जाएगा, A, तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ से जल बन जाना और जल से बुआ ठंडा करेंगे तो पुनः वह जमकर बर्फ बन जाता है, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो देखते हैं क्या भौतिक परिवर्तन कौन है। लोहे में जंग लगना कि मोमबत्ती का जलना कि जल का जमना कि कोयले का जमना। तो बताओ बुआ इसमें भौतिक परिवर्तन कौन है। लोहे में जंग लगना, क्या लोहा को एक बार जंग लग जाएगा तो सड़ते सड़ते वो समाप्त हो जाएगा, तो पुनः तो लोहा का निर्माण हो नहीं सकता। मोमबत्ती को जलाएंगे तो वो जलते जलते बाबू समाप्त हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। कोयले को अगर हम जमना, यहाँ जलना होगा बुआ, जमना नहीं, जलना, जलना, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ सी, जल का जमना एक प्रकार का कौन परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अगला सवाल क्या लिखता है, रासायनिक परिवर्तन कौन है।
जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जलवाष्प का संघनन या कोयले का जलना। तो सही वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कोयले का जो जलना है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल, मलेरिया किसके कारण होती है? मलेरिया बीमारी किसके कारण होती है? ये सवाल पहले हो चुका है बुआ। मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बुआ, बताओ मेरे प्यारे झुंझुनों, ये सवाल हमने पहले समझा चुका है बुआ आप लोगों को। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे झुंझुनों बताओ, मलेरिया परजीवी होगा कि प्लाज्मोडियम होगा कि दोनों होगा कि कोई नहीं होगा? तो सर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ सी, दोनों, क्योंकि मलेरिया परजीवी का ही दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। विटामिन ए क्या लिखता है कि विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होता है? विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आलू में, सेब में, केला में, गाजर में। तो विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा गाजर में पाई जाती है। और विटामिन ए की बीमारी से कौन होता है? विटामिन ए की कमी से कौन बीमारी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी बेरी होता है, सी की कमी से अस्कर्वी होता है बुआ। तो यहाँ सवाल था विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो विटामिन ए की मात्रा जो सबसे ज़्यादा होता है बुआ, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? विटामिन ए की मात्रा अगर सबसे ज़्यादा होती है तो गाजर में होता है। विटामिन ए की कमी से कौन बीमारी होती है? अभी हमने कहा बुआ रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं बुआ आगे सवाल। 52 नंबर सवाल में लिखता है, क्या लिखता है कि साल्मोनेला टाइफी से कौन बीमारी? तो टाइफी से याद रखना बुआ, यहाँ साफ साफ पता चलेगा कि टाइफी से क्या हो जाएगा। तो साल्मोनेला टाइफी से जो बीमारी होती है वो टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, याद रखना बुआ। अगला सवाल, किसे क्या लिखता है? किसे ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं? ब्लड बैंक के नाम से किसको जानते हैं? प्लीहा को जानते हैं कि तिल्ली को जानते हैं कि स्प्लीन को जानते हैं कि सभी को जानते हैं? तो ब्लड बैंक के नाम से किसको जानते हैं बुआ? तो प्लीहा कहो या तिल्ली कहो या स्प्लीन कहो, सब एक ही है बुआ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ब्लड बैंक के नाम से बुआ हम लोग सभी मतलब एक ही चीज़ बुआ, नाम केवल अलग अलग है। इसको ना एक और हम लोग फेमस कर सकते हैं बुआ, याद रखना कि कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो याद रखना प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन, तो सभी हुआ। कब्रिस्तान के नाम से हम लोग सभी को जानते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। शरीर का पीला रंग किसके कारण होता है? शरीर का पीला रंग किसके कारण, जिसको जॉन्डिस वगैरह देखते हैं हो जाता है, वो किसके कारण? बिलीवर्डिन के कारण, बिलरुबिन के कारण, लाइपेज के कारण कि कोई नहीं? तो शरीर का पीला रंग मेरे प्यारे बच्चों बिलरुबिन के कारण होता है। किसके कारण बाबू? बिलरुबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, वृद्धि हार्मोन क्या लिखता है कि वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा निकलने से कौन सी बीमारी होती है? अगर किसी बच्चों में या किसी व्यक्ति में वृद्धि हार्मोन की मात्रा ज़्यादा निकल जाएगा तो उसका शरीर ज़रूरत से ज़्यादा बुआ बढ़ जाता है, जिसको हम लोग लंबू कहते हैं। और लंबू को हम लोग अपने भाषा में लंबू कहते हैं, जबकि बायोलॉजिकल में बुआ उसको जाइगैटिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जाइगैटिज्म कहते हैं। दूषित जल को अगर कोई व्यक्ति पी रहा है, गंदे जल को अगर कोई व्यक्ति लगातार सेवन कर रहा है तो उससे कौन सा रोग होता है? कॉलरा या एड्स या मलेरिया या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉलरा। और इसी कॉलरा को ना हम लोग हैजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? हैजा भी कहते हैं। अगला सवाल, अगला, शरीर को क्या कहता है बुआ कि शरीर को रोगों से बचाता है कौन? शरीर को रोगों से कौन बचाता है? विटामिन बचाता है कि प्रोटीन बचाता है कि वसा बचाता है कि कोई नहीं? तो याद रखना बुआ कि शरीर को रोगों से कौन बचाता है? तो शरीर को रोगों से बचाने का काम कौन करता है? विटामिन करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। शरीर को रोगों से कौन बचाता है? तो विटामिन होता है। विटामिन का पाचन नहीं होता, इस लाइन को याद रखना बुआ। विटामिन का पाचन नहीं होता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन होता है। अगला सवाल आपके सामने है कि किस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता है बुआ? कौन ऐसी बीमारी है जिसमें खून जमबे नहीं करता है? ये तो बिल्कुल एकदम अजीब क्वेश्चन हो गया बुआ। खून नहीं जमेगा तो समझ रहे हैं, अगर कोई शरीर का अंग अगर मान ले बुआ कट जाता है तो थक्का बनता है तो खून जम जाता है, लेकिन अगर मान लो बुआ खून थक्का बनबे नहीं करेगा तो जमेगा कैसे? अगर नहीं जमेगा बुआ, थक्का नहीं बनेगा तो व्यक्ति का खून पूरा बाहर हो जाएगा। उस कंडीशन में व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो कौन ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो सही ऑप्शन नंबर हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह बीमारी सबसे पहले हुआ
ब्रिटेन इंग्लैंड की रहने वाली या ब्रिटेन की रहने वाली एक महारानी एलिजाबेथ को हुआ था। किसको हुआ था? एलिजाबेथ को हुआ था। किसको हुआ? एलिजाबेथ को हुआ था, या इसी को कहा जाता विक्टोरिया रानी कहा जाता। विक्टोरिया रानी इसी को कहा जाता है। तो ये महारानी रहने वाली थी कहाँ के? इंग्लैंड की रहने वाली थी, और सबसे पहले इसी को बीमारी हुआ था। कौन? हीमोफीलिया हुआ था। ऑप्शन नंबर हुआ सी, याद रखना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? केंद्रक का खोज किसने किया? तो पहले सवाल हो गया था वह कि केंद्रक का खोज किसने किया। मानो मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या आंसर होगा कि केंद्रक का खोज किसने किया था? सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने हुआ। 1831 में हम लोगों ने पहले से तब पढ़ लिया। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, आप जानते हैं। तो कितने प्रकार की कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर हुआ 4। कौन कौन हो सकता है? तो जल होता है पहला, क्लोरोफिल बाबू दूसरा, क्लोरोफिल हो गया दूसरा, तीसरा बुआ हम लोग कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं, और चौथा बुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चारों जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बहुत भूमिका, मतलब कच्ची सामग्री के नाम से जानते हैं। जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिकांग किसे कहा गया? कोशिकांग का मतलब कोशिका द्रव में पाए जाने वाले संरचना को कोशिकांग कहते हैं। तो कौन कौन पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्गी काय होता है, कि सभी के सभी होता है बुआ? तो बुआ कोशिकांग बुआ सभी के सभी होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी के सभी। लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली, याद रखना। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कोशिकीय ऊर्जा का घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और आत्महत्या की थैली कौन है? लाइसोसोम। चलते हैं, वसा प्रदान करने वाला फसल कौन है? वसा का मतलब तेल देने वाला फसल, जिसमें तेल होता है ना, उसमें वसा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? देखना हुआ ध्यान से। क्या लिखता है? आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 100 की 120 की 150 की 3, तो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? वह प्लीहा को कहते हैं, या दिल्ली को कहा जाता है। अगला सवाल, पैतृक गुणों का वाहक, मतलब माता पिता के गुणों को बच्चों में कौन ले जाता है? उसको पैतृक गुणों का वाहक कहते हैं। तो जीन ले जाता है। कौन ले जाता है? वह जीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चप्पल की आकृति का जंतु कौन है? इसमें चप्पलानुमाकार कौन है? वह अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा या जियार्डिया। तो वह चप्पल की आकृति का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर बी, पैरामीशियम जो है चप्पल की आकृति का पाया जाने वाला जीव। अगला सवाल, मांसपेशी तथा हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? मांसपेशी तथा हड्डी के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं, कि लिगामेंट कहते हैं, कि एपिथेलियम कहते हैं, कि टेंडन कहते हैं? तो मांसपेशी तथा हड्डी के जोड़ को हम लोग टेंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ डी। और हड्डी से हड्डी का जोड़ रहेगा तो उसको बुआ लिगामेंट कहते हैं। हड्डी से हड्डी के जोड़ को हम लोग लिगामेंट कहते हैं। पौधे की लंबाई किस विभज्योतक ऊतक के कारण होती है? पौधे की लंबाई किस विभज्योतीय ऊतक के कारण होती है? पार्श्वस्थ या शीर्षस्थ या अंतर्वेशी या मृदुतक? सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शीर्षस्थ के कारण। किसके कारण हुआ? शीर्षस्थ के कारण। 68 नंबर सवाल। 68 नंबर सवाल आपके सामने क्या नजर आ रहा है कि कान में क्या पाया जाता है? मेरे प्यारे झुनझुनों बताओ बाबू, मेरे प्यारे बच्चों, कान में क्या पाया जाता है? झुनझुन, कान में कितना सवाल लीजिए बुआ। उपास्थि की अस्थि पाया जाता है, कि दोनों होता है, कि कोई नहीं? तो कान में बुआ उपास्थि पाए जाते हैं। कान में उपास्थि पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 59 नंबर सवाल कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? ये पहले हो चुका था बुआ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, शुक्राणु। मानव शरीर में पूछेगा तो शुक्राणु मारेंगे, और सबसे बड़ा अगर मान लो पूछ दिया तो क्या मारेगा बुआ? अंडाणु मारिएगा। मानव शरीर की बात हो रहा है। अब पूरे विश्व में सबसे छोटा हुआ तो माइकोप्लाज्मा। चलते हैं सवाल आगे। 70, रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त को रुधिर भी कहते हैं, लहू भी कहते हैं। तो रक्त क्या है? दृढ़ ऊतक है, बसीय ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, कि हरित ऊतक है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया हुआ कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है।
अगला, किसकी संपीड्यता सबसे अधिक होती है? किसकी संपीड्यता सबसे अधिक होती है? ठोस का, कि द्रव का, कि गैस का, कि कोई नहीं? तो वह सबसे अधिक संपीड़िता होता है वह गैस का। संपीड़िता का मतलब होता है वह कम जगह पर उसको दबा दबा कर भर कर रखना, उसको हम संपीड़िता कहते हैं, तो वह गैस में होता है। चलते हैं अगला सवाल। कौन सा विटामिन खून को जमाता है? कौन विटामिन खून को जमाता है? तो विटामिन के जो होता है वह खून को जमा देता है। धातु पूछेगा तो कैल्शियम मारेंगे। क्या मारेंगे? कैल्शियम। रुधिराणु अगर पूछेगा बुआ, रुधिराणु अगर पूछेगा तो प्लेटलेट्स मारेंगे। क्या मारेंगे? प्लेटलेट्स, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका, सवाल आगे बढ़ो बुआ। दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे झुनझुनों? कितना अच्छा सवाल है बुआ कि दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं मेरे प्यारे झुनझुन? दरार कहते हैं, कि सिनेप्स कहते हैं, कि साइटोन कहते हैं, कि कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बुआ बी हो जाएगा, सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे प्यारे झुनझुनों? सिनेप्स कहते हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं बाबू। चूहे को मारने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? बताओ बाबू, बताओ मेरे प्यारे रसगुल्लो कि चूहे को मारने के लिए कौन से दवा का प्यार करते हैं? दवा का प्रयोग करते हैं बुआ, प्यार करते हैं बोल रहे हैं, दवा का प्रयोग करते हैं छोटो। DDT का, कि फ्लिट का, कि जिंक फॉस्फाइड का, कि कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मेरे प्यारे झुनझुनों की जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं दवा चूहे को क्या करने के लिए? मारने के लिए। अगला सवाल बच्चों कि न्यूटन किसका मात्रक है? झुनझुनों न्यूटन बताओ बाबू किसका मात्रक है? बल का, कि कार्य का, कि त्वरण का, कि बे का? तो बाबू बल का ये सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और बल का अगर CGS मात्रक पूछ दिया जाए कि बल का CGS मात्रक क्या होता है, तो आंसर याद रखना बुआ डाइन। क्या? डाइन। पर आएगा कहीं ना कहीं आवे करेगा। अगला सवाल बताओ बुआ कि क्रियाशील अनेक बलों का परिणामी बल यदि शून्य हो जाए, इस लाइन को पकड़ बाबू। परिणामी बल अगर शून्य हो जाए तो क्या कहते हैं? संतुलित बल, असंतुलित बल, कि दोनों, कि कोई नहीं? तो उसको कहा जाता है संतुलित बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतुलित बल कहा जाता है। अगला मेरे प्यारे बच्चों, चलती बस क्या कहता है? चलती बस से बाहर कूदना खतरनाक है। ये बाबू तो ज़रूरी बाबू, तो कूदना तो हमेशा नहीं चाहिए, लेकिन आजकल बच्चे ना अपने आप में एकदम क्या समझते हैं? चलती बस से बाहर कूदना खतरनाक है, ये किस जड़त्व का उदाहरण है? गति जड़त्व का, कि दिशा जड़त्व का, कि विराम जड़त्व का, कि कोई नहीं? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए, गति जड़त्व का उदाहरण है। अगला सवाल आपके सामने नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है बउआ? कि इस घूमती हुई साइकिल के पहिए में, जैसे अभी तो बरसात का मौसम, अब तो समझ रहे हैं बुआ कि घूमती हुई साइकिल के पहिए में लगा कीचड़ स्पर्शीय रूप से बाहर उड़ता है, किस जड़त्व का उदाहरण है? सही बात है बुआ, कीचड़ देखना बाहर निकलता है बुआ, साइकिल को रफ्तार करेगा चक्का को तो निकलता है। किस जड़त्व का उदाहरण है? गति का, कि दिशा का, कि विराम का, कि कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ बी, दिशा जड़त्व का उदाहरण। कौन जड़त्व का? दिशा जड़त्व का उदाहरण है। 78 के बाद हम 79 की ओर आते हैं। 79 आपके सामने है। क्या है सामने 79 का? कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का जूल, कि वाट, कि एम्पियर, कि प्रतिरोध? तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है बुआ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल क्या लिखता है कि निम्न में, क्या लिखता है बुआ कि निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, कि चाल, कि त्वरण, कि भार? सदिश राशि नहीं है बुआ, चाल जो है वो सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर बुआ पहले पता चल रहा है, आप ध्यान से देखिए इसका आंसर। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन की दर को बुआ वेग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपके सामने नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है बुआ कि सदिश राशि, क्या आ रहा है नज़र बुआ? सदिश राशि का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है, तो भिन्नात्मक नहीं होता है, मतलब भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है बुआ। अगला सवाल, दूरी कौन राशि है? तो दूरी बाबू कौन राशि है? तो दूरी एक प्रकार का अदिश राशि है, याद रखना, दूरी कौन राशि है? अदिश राशि है। अगला,
अगला सवाल है इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए। अगला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि इकाई समय में क्या कहता है? इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? तो वेग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आगे बाबू, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं कि वेग कहते हैं कि चाल कहते हैं कि दूरी कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वो अगला सवाल में क्या लिखता है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं कि दूरी कहते हैं कि चाल कहते हैं कि वेग कहते हैं? तो ऋणात्मक त्वरण को बाबू मंदन कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, ओडोमीटर क्या? ओडोमीटर मापता है किसको? दूरी को मापता है, चाल को मापता है, वेग को मापता है, त्वरण को मापता है। तो ओडोमीटर किसको मापता है बुआ? ओडोमीटर दूरी को मापता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल में क्या लिखता है कि एक रेडियन कितना डिग्री के बराबर होता है? एक रेडियन कितना डिग्री के बराबर होता है? 57.3 डिग्री या 2 या 3 या 4? तो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 90 नंबर सवाल, 90 में लिखता है कि अचर चाल से गतिशील वस्तु, चाल कैसा है? अचर है। चाल कैसा है बुआ? अचर चाल है। ओकरे से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा होगा कि वक्र रेखा होगा कि वृत्त होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो बुआ याद रखना, वक्र रेखा होगा। कैसा होगा बुआ? वक्र रेखा। लेकिन अगर मान लेते हैं अचर चाल से नहीं बुआ, एक समान चाल से अगर चलें, एक समान चाल से चलेगा तो उसका सरल रेखा ग्राफ होगा। कैसा होगा? सरल रेखा ग्राफ होगा। अगला सवाल, ओमेगा क्या लिखता है बुआ? ओमेगा किसका संकेत है? कोणीय वेग का, रेखीय वेग का, कोणीय विस्थापन का कि रेखीय त्वरण का? तो बुआ याद रखना, ओमेगा कोणीय वेग का संकेत है। किसका संकेत है बुआ? कोणीय वेग का संकेत है। किसका? कोणीय वेग का। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है, विस्थापन अगर शून्य हो गया तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? शून्य हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है या शून्य नहीं भी हो सकता। सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शून्य हो भी सकता है या शून्य नहीं भी हो सकता है। अगला सवाल, संवेग को कौन से लिखते हैं बुआ? संवेग को लिखा जाता है किससे? पी से या आई से या के से या एल से? तो संवेग को बाबू पी से लिखते हैं। और पी बराबर शायद हम लोगों ने पढ़ा होगा एमवी, मास गुना वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान गुना वेग हुआ। द्रव्यमान गुना वेग पढ़े होंगे। आवेग को किस लिखते हैं? तो मोमेंटम हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवेग को बुआ लिखते हैं बुआ मोमेंटम, एम से लिखते हैं। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, संवेग क्या लिखता है? संवेग बराबर होता है किसका? द्रव्यमान गुना वेग का कि विस्थापन बटा वेग समय का कि चाल बटा समय का या इनमें से कोई नहीं? तो द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग ऑप्शन नंबर हो जाएगा किसका बुआ? ए हो जाएगा। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, कार्य का, त्वरण का कि वेग का? तो न्यूटन बुआ बल का ही सही मात्रक होता है। क्या? न्यूटन। बल एक सदिश राशि है, बल एक कैसी राशि है? तो बल बुआ एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बल कौन राशि है? सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं बुआ क्योंकि सवाल कुछ ना पहले हम लोगों ने पढ़ लिया, इसी थोड़ा सा फास्ट आ रहे हैं। अगला सवाल की ओर आ है, आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला, दूरी का एसआई मात्रक बताओ बुआ कि दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, लेकिन सीजीएस मात्रक आता तो सेंटीमीटर। जैसे यहाँ है बुआ, आइए क्वेश्चन आगे कि दूरी का बताओ, दूरी का सीजीएस मात्रक क्या है? तो दूरी का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हो गया ए हो गया। अगला सवाल, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन का एसआई मात्रक हुआ मीटर होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मीटर। और विस्थापन का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। विस्थापन का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 103 नंबर सवाल, 103 में कहता है बल का एसआई मात्रक बताओ। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक मेरे प्यारे झुनझुनों, मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ये सब क्वेश्चन तो वो खुद आप बना सकते हैं, हमसे बोलने से पहले आप मार सकते हैं। अगला सवाल, अल्फा से लिखा जाता है, अल्फा से किसको लिखते हैं बुआ? तो अल्फा से लिखा जाता है बुआ कोणीय वेग को। अल्फा से लिखते हैं किसको? कोणीय वेग को लिखते हैं, याद रखना बुआ। अगला सवाल, चाल कितने प्रकार के होते हैं?
चाल जो होते हैं वो बाबू चार प्रकार के होते हैं। चाल जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। एक समान चाल, असमान चाल, ताक्षणिक चाल, औसत चाल, याद रखना हुआ चार प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से वेग भी चार प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से वेग भी कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता हुआ, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलते हैं अगला सवाल। 108 में क्या लिखता है कि वेग को किससे लिखा जाता है? तो वेग को बाबू v से लिखा जाता है। वेग को किससे लिखा जाता है? v से लिखा जाता है। अगला सवाल हुआ चाल कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने कहा हुआ कि चाल के प्रकार होते हैं कितने? चार होते हैं बुआ। कितने बाबू? चाल के चार प्रकार होते हैं। अगला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन सीजीएस मात्रक अगर पूछा जाएगा तो मारेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड मारेंगे। चलते हैं वो अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि चाल को हम लोग किससे लिखते हैं? चाल को किससे लिखते हैं? v से, m से, t से, कि कोई नहीं? तो चाल को बुआ v से भी लिखा जा सकता है। अगला सवाल है त्वरण कौन राशि है? त्वरण कौन राशि? चाल को हम लोग ना v से लिखते हैं। एक सेकेंड बुआ, चाल को ना वेग को v से लिखते हैं। चाल को बुआ चाहे हम लोग शायद s से लिख सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा चाल को, एक बार चेक कर लेना। अगला सवाल आते हैं, अगला सवाल की ओर चलते हैं। त्वरण कौन राशि है? त्वरण कौन राशि है? तो त्वरण एक प्रकार का सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कौन राशि है? तो त्वरण एक प्रकार का सदिश राशि है। अगला सवाल, कोणीय वेग तथा त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? कोणीय वेग तथा त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? कोणीय वेग तथा त्रिज्या के गुणनफल को हम लोग रेखीय वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा बुआ। अगला सवाल फिर आते हैं। ये सवाल तो कई बार हो गया बुआ कि चाल को मापने वाले यंत्र का नाम बताओ। चाल को मापने वाले, चाल का मतलब स्पीड, तो स्पीडोमीटर। चाल का मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब स्पीडोमीटर बुआ। अगला सवाल, ये भी सवाल पहले हो चुका हुआ कि समान आवेश एक दूसरे को क्या कहते हैं? तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस भी रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर असमान रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, मतलब प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षित करेगा, या माइनस प्लस रहेगा तो फिर भी क्या करेगा वह? आकर्षित करेगा। चलते हैं अगला सवाल। असमान आवेश, देखो आ गया, असमान आवेश एक दूसरे को क्या कहते हैं? तो आकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह बी। अगला सवाल, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? तो जड़त्व बुआ तीन प्रकार के होते हैं। एक जड़त्व को कहा जाता है गति जड़त्व, एक जड़त्व को कहा जाता है बुआ विराम जड़त्व, विराम जड़त्व, एक जड़त्व को कहा जाता है बुआ दिशा जड़त्व। तो जड़त्व के कितने प्रकार? तीन प्रकार, गति जड़त्व, विराम जड़त्व और दिशा जड़त्व। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया है? गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था, वास्को डी गामा ने किया था, कोलंबस ने किया था, कोई नहीं हुआ। तो गुरुत्वाकर्षण बल का खोज करने वाले व्यक्ति का था नाम था सर आइजैक न्यूटन। वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया हुआ 1498 में, 1498 में, और कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया 1492 में, 1492 में। तो 1492 में अमेरिका का खोज हुआ, 1498 में भारत का खोज हुआ। भारत का खोज हुआ वास्को डी गामा ने किए, और कोलंबस ने किया हुआ किसका? अमेरिका का खोज किया 1492 में। चलते हैं सवाल आगे। चाल कौन राशि है? चाल कौन राशि है? तो चाल बुआ एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। आयतन भी एक प्रकार का अदिश राशि है। आयतन भी कौन राशि है? एक अदिश राशि है। अगला, ऊर्जा कौन राशि है? तो ऊर्जा बुआ याद रखना अदिश राशि है। ऊर्जा भी कौन राशि? अदिश राशि है। समय भी कौन राशि है? तो समय भी बुआ अदिश राशि है। समय कौन राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान कौन राशि है? तो द्रव्यमान भी कौन राशि है? बुआ अदिश ही राशि है। ताप या तापमान, ताप या तापमान कौन राशि है? तो ये भी अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन राशि है? तो ये भी कौन राशि है? बुआ अदिश राशि है। तो हमने देखा 125 क्वेश्चन बुआ आज लगातार हमने देखा, 125 क्वेश्चन आज हमने देखा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे झुनझुनों, 125 क्वेश्चन देखा। वीडियो को बुआ लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करना बाबू, मेरे प्यारे बच्चों शेयर ज़रूर करना ताकि दोस्तों के पास पहुंचेगा और वो अपने अपने टिक को वो मिला सकते हैं ताकि याद करने में आसानी होगा। अदिश राशि का हम लोगों ने एक ट्रिक दिया था, अदिश राशि का ट्रिक दिया था जिसका नाम था उस आर्द्रता। उस आर्द्रता को
चाबी दो, हमने कहा था चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो, ये ठीक था। ऊ से ऊर्जा, स से समय, आ से आयतन, द्र से द्रव्यमान, ता से तापमान, चा से चाल, वी से विद्युत धारा, दो से दूरी और दाब, दो से दूरी और दाब। फिर से एक बार देख लेना बुआ, हमने ट्रिक क्या दिया, उस आर्द्रता को चाबी दो, ये बाबू अदिश राशि का ट्रिक। ऊ से ऊर्जा, सा से समय, आ से आयतन, द्र से द्रव्यमान, ता से ताप या तापमान, चा से चाल, वी से विद्युत धारा और दो से दूरी या दाब, को से कुछ नहीं होता बुआ। ये था बुआ अदिश राशि का ट्रिक। पिछले वीडियो में भी हमने शेयर किया था इस ट्रिक को। तो बुआ हमने 125 क्वेश्चन किया, 125 हमने क्वेश्चन किया बुआ। मेहनत को बुआ बेकार जाने ना दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार मेरे प्यारे स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।